पे हमें चलना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल इतिहास की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो आने वाली जो महामारी है, फूड क्राइसिस है, मैं उससे आप सब लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि इस देश में ये जो कृत्रिम बारिश हो रही है, जिसको एसिडिक रेन बोलते हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, सबसे ज्यादा 90% लोग बीमार पड़े हैं। इसका कारण क्या है? और हमारे जो अस्पताल में डिलीवरी गैस में 3-3 बोतल खून जा रहा है, ये कैसे व्यवस्था बिगड़ी? आज से पहले 20 साल पहले का जो हार्ट अटैक केस है, वो हार्ट अटैक था ही नहीं। आज की तारीख में हार्ट अटैक कितने आने लगे हैं, आपको इस बारे में सोचना होगा। आज से 50 साल पहले आपके पास जमीन कितनी थी और अभी कितनी है, इस विषय पे चर्चा करना होगा। ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है और स्वार्थिक पॉइंट भी है, क्योंकि जो फूड क्राइसिस आने वाला है, पूरी फसल नष्ट हो गई है, गेहूं नष्ट हो गया है, और आपको आने वाले समय में 5 किलो अनाज के लिए सोसाइटी और कंट्रोल के पीछे लाइन में लगा दिया जाएगा और आप वहीं पे बहुत सारे लोग लाइन में ही मर जाएंगे। ये चीजें हम लोगों को समझना होगा कि भारत में पूंजीपति 8 दिन पहले आता है, 8 दिन बाद बारिश होती है और 8 दिन बाद इतनी खतरनाक महामारी होने लगी। और परसों पेपर में आता है कि आपके दिमाग में चिप लगेगी। चिप मतलब समझ रहे हैं? आपके बॉडी में एक चिप बिठाया जाए। चिप मतलब मेमोरी ट्रेसेस, जो लोकेशन ट्रेस करेगा कि आप बीमार हो के नहीं हो। अरे भाई, कोई लहर अभी तक आई नहीं है, आप भविष्यवाणी पेपर वाले और गवर्नमेंट कर कैसे रही है कि चिप लगाएंगे? तो ये पूरा के पूरा षड्यंत्र आदिवासियों को मारने का चल रहा है। ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वो आदिवासी मुक्त भारत की परिकल्पना है। जब तक आदिवासी धरती पे है, वो लोग किसी प्रकार का कोई राष्ट्र नहीं घोषित कर सकते हैं, न ईसाई राष्ट्र बना सकते हैं, न मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं, न हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। कोई जो है, आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो ये सारे काली टोपी आपका देखेंगे, अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे के सारे लोग काली टोपी ही पहनते हैं। मैक्सिमम सैनी लोग आपका काली टोपी पहनते हैं, मैक्सिमम आरएसएस के लोग काली टोपी पहनते हैं, मैक्सिमम ईसाई के लोग काली टोपी पहनते हैं। इनका संबंध क्या है? आपको ये स्थापित करना पड़ेगा कि ये काली टोपी जो है, ये फ्रीमेंसेस फूड क्राइसिस लाने वाली है। ये जो सिल्क रूट से आई थी व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करते करते थाईलैंड, कंबोडिया ये लोग गए, वहां पे इन्होंने सारे ग्रंथों की रचना करी, सारे ग्रंथों की रचना करी और इधर आए। कहाँ आए? पश्चिम भारत में। इन इंडोनेशियन लैंग्वेज में आपका जो पश्चिम है, पश्चिम को इंडोनेशिया की भाषा में भारत बोलते हैं। ये आपके पूर्वी देशों का पश्चिम कौन है? दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। तो ये आपका भारत शब्द है ना, भारत, कि हम भारत में जा रहे हैं, ये भारत शब्द है, ये इंडोनेशियन लैंग्वेज है। हमारी भाषा में तो जान बोलते हैं। ये सारे बाराती हैं, एक भी महिला इनके साथ आक्रमण करने के साथ में नहीं आई थी। जब अंग्रेज जो आपका सिल्क रूट है, रेशम मार्ग, उससे चले थे, तो आपका जो बिना वाइफ के साथ में आए थे, बिना औरत के साथ में आए थे। थाईलैंड, कंबोडिया में उन्होंने एक डिक्शनरी ढूंढा। डिक्शनरी मतलब ये होता है कि उनका गाइडेड करने वाली, लोकल भाषा में बताने वाली कि यहाँ ये किस चीज को क्या बोलते हैं, तो उसको डिक्शनरी बोला। तो वो डिक्शनरी जो वाइफ है, वो अंग्रेजों की टेम्परेरी वाइफ है, अस्थायी वाइफ है, अस्थायी पत्नी है। उस पत्नी डिक्शनरी के जो औलादे हुई और साथ में इंडिया लेकर के आए, वो यूरेशियन है, एशिया प्लस यूरेशिया के जो बच्चे हैं। वो आपको समझना होगा कि हुज द यूरेशियन, हुज द काली टोपी, और इन चारों जो धर्म कॉन्सेप्ट, रिलीजन कॉन्सेप्ट के लोग हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था इस देश में है। अब वर्ण व्यवस्था की बारी जो जितना भी आपका जो लिखा गया, वो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में लिखा गया। ये लोग जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो संस्कृति है वो वियतनाम, कंबोडिया से है, और वो तर्क क्या देते हैं कि अखंड भारत जो है वियतनाम
वियतनाम, कंबोडिया, भाई समुद्र है बीच में, कैसे अखंड भारत वहां तक चला जाएगा? इंडिया का कनेक्शन वहां तक का कोई नहीं है। ये आप और हम लोगों को समझना चाहिए। ये टोपी वाले लोग हैं, पगड़ी वाले लोग नहीं है। ये हमारी पहचान है। हमको पहचानने के लिए, विदेशी को पहचानने के लिए, इमिग्रेंट को पहचानने के लिए एक शब्द ढूंढना, उदाहरण देते हैं, आप समझना। आपकी भाषा में भैंस को क्या बोलते हैं? डोबी बोलते हैं। आपकी भाषा में घोड़े को क्या बोलते हैं? घोड़ू। ये घोड़ू हिंदी से घोड़ा, तो घोड़ा हमारा जानवर नहीं है। ये यूरोप से आपका लौट करके लाए हैं हम कुछ दिन पहले, इसका भी रिसर्च किए हैं। आपका बकरी है, उसको बोगड़ी बोलते हैं, उसको बुलाने का तरीका और भगाने का तरीका थई थई। तो ये हमारी भाषा में वर्णन था, तभी तो हम कह रहे हैं कि वो वही लोकल है। घोड़े को कैसे भगाओगे? घोड़े को भगाने का कोई आपके पास शब्द है? नहीं। आपके पास गाय को भगाने का भी शब्द नहीं है। ज्यादा बोलूंगा अंधभक्त को बुरा लगेगा। तो आपको तो सारे जानवरों को पहचानना पड़ेगा, तो पता कर पाएंगे कि कौन से जानवर हमारे देश के और कौन कहाँ के। वैसे ही हम लोगों को पहचान करने के लिए हमारा नामकरण देखना होगा। नामकरण उदाहरण के लिए आप देखें कि एक आदमी सलीम है, दूसरा आदमी डेविड है, तीसरा आदमी प्रकाश और चौथा आदमी गलिया। सलीम जो है वो मुसलमान है, नाम से पता कर पा रहे, चेहरा अभी तक नहीं देखा। डेविड आपका ईसाई है, वो आपका आपने नाम से पहचान लिया, चेहरा अभी तक आपने नहीं देखा। प्रकाश हिंदू है, चेहरा आपने नहीं देखा, नाम से पहचान लिया। चेहरा आपने अभी तक नहीं देखा, पर गलिया कौन है? गलिया कौन है? आदिवासी। एक भी जो गलिया हमारे जो आज से 50 साल की नाम है, वो एक भी नाम हिंदू संस्कृति, डेविड संस्कृति, ईसाई संस्कृति से नहीं मिलते। जो है गवर्नमेंट है, सरकार है, सारे लोग कह रहे हैं कि भील आदिवासी और आदिवासी देश का मालिक है। पर समस्या ये है ना कि प्रकाश तो आदिवासी है नहीं, आपका प्रभुलाल तो आदिवासी है नहीं, प्रभुलाल तो भील तो है नहीं। तो इसके लिए हमें जो है हमारे नामकरण को चेंज करना पड़ेगा। वापस से गलिया, रमतू। अच्छा, रमतू का क्या मीनिंग होता है, कोई बता सकता है क्या? रमतू का मतलब क्या है, बता सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो भेजा है, तुम्हारा माइंड सेट है, वो माइंड सेट हिंदी के हिसाब से किया गया। अगर आपका माइंड सेट अगर आपकी बोली के अनुसार होता तो आप रमतू का मतलब बता देते। आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो हिंदी के हिसाब से किया गया। और हिंदी संस्कृत में जो भाषा फारसी में कराने वाला कौन? अकबर। आप कह रहे हैं अकबर मुगल था, जो भारत सरकार है वो मुगल की जो मिडिल स्टोरी है, भारत का इतिहास है, वो तो खत्म कर रही। क्यों? अकबर सबसे बड़ा व्यापारी था, सिल्क रूट से आया था, समुद्र में उन्होंने व्यापार सीख लिया था और हमारे यहाँ घुसपैठ कर दिया। एक भी किले राजस्थान के हो, आपके मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, एक भी किला में ऐसा लगता है कोई वहाँ रानी रहती थी? अरे चित्तौड़ के किले में गए हैं, कभी आपको लगता है कि वहाँ पे जो है रानी रहती थी? कांच लगा दिया, रानी इधर नहाने जाती थी, इधर जो है वो देखते थे। ऐसा आपका है नहीं, वहाँ छाती नहीं है, आपका वहाँ पे कोई ऐसा चूल्हा बना हुआ नहीं है। तो ये सारा आपको वहां जाकर के चौतरफा दिमाग देखना है। ये सब व्यापार करने वाले थे, वहां से चल चल के सिल्क रूट पे आते थे और वहां घोड़े गधे उनका जो लाद के लाते थे वहां रुकते थे। और फिर वहां जो रास्ते में जो डिक्शनरी थी, साथ में डिक्शनरी मतलब समझ आया, उनकी स्थायी पत्नी, उनसे जो औलादे पैदा हुई वो यहाँ तथाकथित काली टोपी है। आपको ये चीज समझनी है। तो हम लोगों को ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन लोगों ने षड्यंत्र किस टाइप से रचा। जैसे कि आदिवासी कालांतर में जाइए, 50 साल पहले आदिवासी बीमार नहीं होता या कुछ और साल पहले इन्होंने भारत के अंदर हॉस्पिटल लॉन्च किया। क्या किया? अस्पताल का लॉन्च किया। तो कहा आदिवासी तो बीमार हो न रहा, अब इसके लिए क्या किया जाए? तो प्लानिंग बनी। क्या प्लानिंग बनी? एक इंजेक्शन लॉन्च किया जिसका नाम था डेक्लोफेनेक। हम देख रहे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। डेक्लोफेनेक इंजेक्शन लॉन्च किया। कहा कि आदिवासी की बीमारी कहाँ जा रही है? उन्होंने देखा कि गरद खा जा रहा है, जो गरद है वो गंदगी सारी खा जा रहा है, मरा हुआ मांस, तो ये आपके गरद खा जा रहा है। तो डेक्लोफेनेक इंजेक्शन गाय को लगाया,
गाय का दूध बढ़ेगा करके 3 महीने बाद गाय मरी, गाय का मांस गरत ने खाया और गरत मर गया। दुनिया से गरत खत्म हुआ और हैजा लॉन्च हो गया। क्या लॉन्च हुआ? हैजा। कल परसों के पेपर में आता है कि आदिवासियों से कौन सी बीमारी होती है, वो लिखते हैं हैजा। क्या आया हैजा? ऐसे उन्होंने 50 है तब से हॉस्पिटल लॉन्च हुआ, हैजा लॉन्च करके इन्होंने अस्पताल लॉन्च किया। अस्पताल आज की तारीख में सबसे बड़ा इस दुनिया का और इस भारत देश का सबसे बड़ा माफिया है कि नहीं? सबसे बड़ा माफिया अस्पताल बन गया। तो हमें हमारी व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मारने का प्लान जो है 1950 से पहले से वो अंग्रेजी मुगल अंग्रेज जो इतिहास लिखते हैं 1000 साल पहले बताते हैं किसने आक्रमण किया था। हमारे भीलों का वरदान तो जो है अफगानिस्तान तक है। तो अफगानिस्तान में सिकंदर घुसा था, वो मोरे कीड़े पड़िए तो निकल गया था। अच्छा, सिकंदर भी हमारा है, अलेक्जेंडर है वो अंग्रेज ही है। तो वहां हमारा भील वरदान है। भील का जो हिस्ट्री है वहां तक। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको जो मारने का षड्यंत्र है उस षड्यंत्र से बचना पड़ेगा। अब पता नहीं कौन कौन सी महामारी लाई जा रही है, फूड क्राइसिस आने वाला है, भूखमरी तय है। इस देश में भूखमरी तय है और 5 किलो अनाज के लिए आप लाइन में खड़ा होना भी तय है। ये जेल जाना, फलाना जाना, इससे डरने वाले नहीं है। जब बिरसा और टंकिया भील की वाइफ और आपका क्रांतिकारियों की वाइफ उस जमाने में मर जाती थी, पत्नी मर जाती थी, 15 दिन तक क्रांतिकारियों को पता भी नहीं चलता था मेरी वाइफ मर गई थी। ऐसे क्रांतिकारी हमारे बीच में हुए। परिवार हो तो भी हम नहीं डरने वाले, हम किसी जेलों से डरने वाले नहीं है। जेल किसका हिस्सा है? लोकतंत्र का हिस्सा है। ये व्यवस्था किसकी है? ये सारे लोकतंत्र की हिस्सा है। अभी दादा बोल रहे थे वन विभाग 1827 से लगा करके वन विभाग है कौन? क्या कहते हैं गांव में आकर के वन विभाग की जमीन, तो वन विभाग नो बा कौन? हमारा बा सका हमारा लिखे तो वन विभाग नो बा लिखे तो अब वन विभाग नो बा वो पहली पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वसुंधरा या आपके अभी क्या नाम गहलोत जी, उन्होंने बा कौन? क्या मोदी बा है? हमारा बाप दादा टांगा टेढ़ा सारवा हरू ये खाली जमीन रखी थी। सरकार कैसे कह रही है मेरी जमीन? अगर सरकार कहती है कि मेरी जमीन, तो सरकार को कहना पड़ेगा कि मैं आदिवासी का छोरा हूँ। हम स्वीकारेंगे, खास तो मेरा बच्चा है, पर हम आदिवासी इतने भी गर्व तो नहीं नाजायज औलादों को हमारी औलाद बोल देंगे। तो हमें इस चीज में NWO की बात आती, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हस्ताक्षर सारे लोग कर रहे हैं। वन वर्ल्ड, वन मिलिट्री, वो सारा चीज वन होने वाला, जिसमें कॉन्सेप्ट है डिपॉपुलेशन। डिपॉपुलेशन मतलब जनसंख्या नियंत्रण। कोई पूंजीपति चाहेगा कि मेरे बच्चे ना हो, कोई पूंजीपति चाहेगा कि मेरे बच्चे मरे। वो मारेंगे किसको? आदिवासियों को मारेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, कुछ चीजों को आपको बैठ करके इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। अगर इस देश में भूखमरी आई तो आपका हिंदू बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अस्पताल है। आपका ईसाई बच जाएगा। क्यों? उसके पास अस्पताल है। आपका मुस्लिम बच जाएगा। क्यों? उसका अस्पताल है। आदिवासी 15 ही दिन में तड़प के मर जाएगा। सोच पा रहे इस चीज को? सोच पा रहे आप? 15 दिन में तड़प के मर जाएगा आदिवासी, और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब जब तक अनाज रहेगा 1-2 कुंटल होगा, उसमें 20 किलो खर्च कर देंगे, फिर कहेंगे यार मेरे भी तो बच्चे हैं। हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। इस व्यवस्था का निर्माण कैसे करना चाहिए, इस विषय पे सोचना चाहिए। अगर इस विषय पे अगर हम ना सोचे तो शायद 10 साल बाद हमारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। आपका हड़प्पा जो कल्चरल पड़ा होगा, हड़प्पा के समय आदिवासी 100% और जमीन भी 100% थी, पर जब आर्य आए तो जमीन 60% और आदिवासी 40%। 60% आदिवासी को धरती से मार दिया था। 40% जमीन छीन लगी थी। बना क्या था? गुरुद्वारे, मंदिर सर्च किए, यही बने। इसके अलावा सर्च करिए, पता चलेगा कि सबसे जो आपके 60% 40% जो जमीन छीनी गई उसमें बना यही है। फिर उन्होंने क्या करा? दान में ली जमीन। क्या ली? दान में। ढोकरा भी आली दान में दी ना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दी, बहुत सारे मंदिर बनवा दिए, बहुत सारे लोगों को दान में दे दी, स्कूल बना लो। आज हमारे पास जमीन ही नहीं बची।
तो ये दान वाले कॉन्सेप्ट उन्होंने फुट उसमें लिखा, किसमें, सांस में। जब अलेक्जेंडर को मार के भगाया तो पूर्व से घुसे, ये पश्चिम वाली स्टोरी गलत है, पूर्व से घुसे, तो उन्होंने कहा कि कोई शास्त्र धर्म ग्रंथ लिखना पड़ेगा, अंधभक्त बनाने पड़ेंगे। फिर इधर जो आपके नीचे इंडिया, नॉर्थ साउथ इंडिया में घुसे और वहां से चालू कर दिए फलाना टिमका ढोले डमके मजीरे। अब चालू हुआ, आदिवासी पागल हुआ, लॉन्च हो गए। आज की तारीख में 90% आदिवासी नारियल खरीदने में है और जो टोपी वाले वो नारियल बेचने में है। तो ये सबसे बड़ा विषय, हमको व्यवस्था का निर्माण कर लेना चाहिए। तो हड़प्पा के समय और आपका 47 में आपके पास 65% जमीन और आपका 18% आदिवासी बचा, यानी कि 82% आदिवासी देश आजाद होते होते मार डाला इस धरती से। और आपका जमीन जो 35% जमीन जो है उजाड़ दी। आप फिर जब देश आजाद हुआ 1950 में, तो आपके पास कितना, सिर्फ 10% जमीन, 8% जमीन उस समय छीन ली। तो संविधान बन रहा था, क्या हो रहा था, आपका उस समय 10% आदिवासी और मार डाला। और आज की तारीख में 3% जमीन और 7.5% आदिवासी इस धरती पे बचा। कहाँ गया आदिवासी? 92% आदिवासी इस धरती से समाप्त हो गया। कैसे हुआ, आप और हमको पता भी नहीं चला। उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे षड्यंत्रों में आदिवासियों को उलझा करके खत्म कर दिया इस धरती से। 92% जमीन जो है छीन ली गई। तो आप सब लोगों को एक ऐसा व्यवस्था का निर्माण हो, जो आपका VCC यूनिट, BCC यूनिट है, उस यूनिट के हिसाब से अगर हम एक हॉस्पिटलिटी या एक शिक्षा का निर्माण कर पाए, जिससे शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक अक्षर ज्ञानी और एक समझदारी। तो हमें समझदारी वाली शिक्षा लेनी चाहिए, अक्षर ज्ञानी वाली शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अक्षर ज्ञानी जो अक्षर ज्ञान है वो गुलाम बनाने का ही तरीका है। तो आप सब लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी का जो हम सुन रहे हैं कि आपका जो परमाणु बिजली घर है NTPCL वाला, खंडिया देव वाला, उसमें 30 किलोमीटर डायमीटर में आप दिन में क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे वो तय करने वाले हैं। कौन तय करेंगे? कंपनी वाले। अगर दिन में मछली खा गए तो पड़े पड़े तबड़ के मर जाओ, बात सीधी है, क्योंकि रेडिएशन वाली। तो ये मारने का तरीका, अप्रत्यक्ष रूप से मारने का तरीका है वो, क्योंकि आप दिन में मछली खा गए। आदिवासी यार, हम तो मुर्गा भी खाते हैं, हमारे लोग मछली भी खाते हैं, कभी कभार फ्राई वाली दाल भी खा लेते हैं। अगर दिन में खा के रेडिएशन आया तो हम मारे जाएंगे। कितनी पॉपुलेशन मरेगी? आप यहाँ तक शायद 30 किलोमीटर का दायरा पता नहीं कितना दूर जाता है, उधर हम बाजना से आगे पाटन तक सारा डायमीटर, कौन है उस डायमीटर में? सिर्फ आदिवासी। तो हम सब लोगों के ये समझना चाहिए। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, सब लोगों ने संविधान पढ़ा है। कहीं ये नजर आया है कि गांव की व्यवस्था के बारे में अंदर लिखा है? कहीं नजर आया है? तो थाईलैंडी और सारे शरणार्थियों को नजरअंदाज, जो उनको मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो सारी व्यवस्था उनके लिए है। उनको ही दिया गया अधिकार है कि अंदर कैसे घुसा जाए। अधिकार अधिनियम जो है वो तो अनवैलिड है हमारे यहाँ। सांसद विधानसभा हमारे यहाँ कानून बना नहीं सकती, तो वन विभाग का एक्सटेंशन हमारे यहाँ कैसे हुआ? जब इस बारे में अगर आप सवाल करते हैं तो ये जवाब नहीं दे पाते। जब आपका सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। आपका पीरामा रेड्डी बोलता है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तो क्या सरकार आदिवासी है जो आदिवासी की जमीन ले रही है? आपको इस बारे में सोचना है। रतलाम का जो 1.5 लाख जीव मरेंगे, लगभग आपका इस क्षेत्र में 1 लाख जीव मरेंगे। इसके जीव और कौन मरेगा? आदिवासी मरेंगे। हमको एक बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए और इन सरकारों के खिलाफ जो है एक बड़ी आवाज बन करके उभरना चाहिए, क्योंकि घंटिया और बिरसा जो उस समय उन्होंने जान की आहुति दी थी, तो हमारी जो जमीन 65% बची थी वो वहां आजादी तक थी। फिर बाद में हम 3% पे कैसे आ गए हमको भी नहीं पता। बिरसा दादा ने टंटिया भील ने 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण करा था। 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण किया। एक गांव से 100 लोग तो 6 लाख 5 जो लोग आपके बना, तुरंत अंग्रेजों को खदेड़ दिया था उस क्षेत्र से। तो आप सब और
मिलके एक ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आपका अनुच्छेद जो 52 और 53 है उसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और विद्वान विधि को राष्ट्रपति प्रभावित नहीं करेगा। तो वही बात आपका जजमेंट में कहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। अनुसूचित क्षेत्र में जो आदिवासियों को जज भी दंड नहीं दे सकता, तो फिर ये जुडिशियल कस्टडी हम लोगों को दे कैसे? कहाँ हमारी वीकनेस है, कहाँ हमारी कमजोरी है? उस सब चीजों को आप लोगों को आकलन करना है। आप सब बुद्धिजीवी जो बैठे हैं उन सबसे निवेदन है कि एक स्क्रिप्ट लिखिए, एक ऐसी डायरी रखिए कि कहाँ क्या है, हम कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। ये लोग घुसे किधर से? मैक्सिमम यही कहते हैं कि ये लोग ईसाई है, तो उनको बोलो कि ये टोपी वाले कौन है और सबका बाप वेटिकन सिटी पोप है। ये वहीं से निकले हैं। उनको आशीर्वाद कौन देते हैं? पोप वाले, वेटिकन सिटी, इटली वाले। तो हमको ऐसा पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तब हम बोलने और समझने लायक होंगे। सबसे ज्यादा महिलाओं से एक निवेदन कि हमारे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कालीबाई कलुसा और मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती गोंड, जब आदमी मर गया तो पीठ के पीछे बच्चा बांध के अंग्रेजों जैसे लड़ गई थी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आगे होकर के लड़ना पड़ेगा। अगर ये साहस अपनी औरतों में आ गया, अपनी बहनों में आ गया, अपनी माताओं में आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमको रोक पाएगी। तो आप सब भाइयों से एक बार फिर से निवेदन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है वो अपनी जगह है। यूनियन के समानांतर हमको एक हॉस्पिटल, एक स्कूल और एक गोटल, जिसको बोलते हैं गोटल, का निर्माण करके यूनियन के समानांतर एक व्यवस्था खड़ी करके पटक देना चाहिए। नहीं तो आने वाले फूड क्राइसिस में ऐसी षड्यंत्रकारी रेडिएशन किरणों में हम लोग मारे जाएंगे। न आप कुछ कर पाएंगे न हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो आज ये बोले लाइव देखा होगा तो अभी तक तो एक एफआईआर कर देंगे। तो आप हम चिंता मत करें, हम 20 साल 15 साल में हम रहे न रहे उसका कोई फिक्र नहीं है। जय समाज रह जाना चाहिए इसका फिक्र करो। जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी, जय वीर पटेल, जय गोंडवाना, जय काली, जय पारी गोपाल लिंगो। जोहार, जय बिरसा। आप सबसे उम्मीद है कि आने वाली फूड क्राइसिस और भूखमरी और खतरनाक बीमारी के खिलाफ आप लोग एक होकर के लड़ोगे, ये सबसे बड़ा विषय है। अब तो कांग्रेस बीजेपी वालों को भी बोल दो कि भाई जो बीमारी और भूखमरी आने वाली है वो तुमको भी नहीं देखेगी और हमको भी नहीं देखेगी। साथ में बैठो, खून एक है, डीएनए एक है, मिलकर लड़ेंगे। जोहार, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। एक नारा बोलूंगा।